हमने बर्नौलीज थ्योरम की 2 एप्लीकेशंस भी कर ली हैं, वेंचुरी मीटर एंड स्पीड ऑफ फ्लक्स। इसके बाद 2-3 एप्लीकेशंस और गिवन है, सिंपल सी, वो आपने खुद रीड करनी है बच्चे, थ्योरेटिकल है वो बिल्कुल। तो हम उससे अगला जो टॉपिक है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लगती है, आज हमने वो डिस्कस करना है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हेडिंग लगा दो स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड्स में नहीं, फ्लूइड में भी होती है, और इस फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपली विस्कोसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विस्कोसिटी, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो चलो इसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया नया टॉपिक है। नाउ बेटा कंसीडर a non-ideal fluid, कंसीडर अ नॉन आइडियल फ्लूइड। नॉन आइडियल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आइडियल अगर लेंगे फ्लूइड तो आइडियल फ्लूइड के लिए तो विस्कस फोर्स 0 होती है, तो उसमें तो हम लोग ये बात ही नहीं कर सकते, तो यहाँ फ्लूइड नॉन आइडियल होगा। कंसीडर अ नॉन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग इन लेयर्स। हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि लिक्विड्स हमेशा लेयर्स में फ्लो करता है, लिक्विड हमेशा लेयर्स में फ्लो करता है, तो हमारे पास जो नॉन आइडियल फ्लूइड है वो भी लेयर्स में ही फ्लो कर रहा है। इट इज ऑलवेज फ्लोज इन लेयर। कंसीडर अ नॉन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग इन लेयर्स। तो बेटा आओ समझते हैं। मान लो कि ये लिक्विड है हमारा, इस तरह से ये लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, अलग अलग लेयर्स में फ्लो कर रहा है, और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये फ्लो कर रहा है लाइक दिस। आप ऐसे इसका जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमारा जो फ्लूइड है ओवरऑल वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब इसमें अलग अलग लेयर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो सबसे टॉप वाली जो लेयर है, इस लेयर को नाम देते हैं लेयर 1। उससे नीचे जो लेयर है, लेट्स से इट्स नेम इज लेयर 2। ऐसे ही अलग अलग लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं जब लिक्विड फ्लो करता है, ऐसे ही हम मान के चलेंगे। नाउ बेटा हमें तो पता है कि फ्रिक्शन फोर्स कब आती थी, सॉलिड के केस में भी हमने पढ़ा था, जब व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, तो एक फोर्स लगती है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, और उसे ही हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये जो लिक्विड की लेयर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नॉन आइडियल फ्लूइड में, इन लेयर्स के बीच में भी रिलेटिव मोशन होता है। तो अब देखते हैं बेटा, लेयर 1 को लग रहा है कि लेयर 2 को लग रहा है कि लेयर 1 आगे जा रही है। लेयर 2 के रिस्पेक्ट में अगर हम लेयर 1 का मोशन देखें तो लेयर 2 को लग रहा है कि लेयर 1 आगे जा रही है। तो लेयर 2 क्या करेगी, लेयर 1 को पकड़ के पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स, 1 के ऊपर 2 की वजह से। तो बेटा ये क्या है, दिस इज फ्रिक्शन ऑन लेयर 1, फ्रिक्शन ऑन लेयर 1 ड्यू टू लेयर 2। लेयर 1 के ऊपर फोर्स लग रही है लेयर 2 की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेयर 2 को लग रहा है कि लेयर 1 जो है आगे जा रही है, तो उसको आगे जाने से रोकने के लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी लेयर 2। एट द सेम टाइम लेयर 1 खुद आगे जा रही है, जैसे जब हम खुद आगे जाते हैं तो हमें लगता है बाकी सब चीजें पीछे जा रही हैं, ऐसे ही लेयर 1 को लग रहा है कि मैं तो आगे जा रही हूँ, तो लेयर 2 पीछे जा रही है, लेयर 1 के रिस्पेक्ट में लेयर 2 पीछे जा रही है, तो फिर लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज F21। बेटा ये है फ्रिक्शन ऑन लेयर 2, फ्रिक्शन ऑन लेयर 2 ड्यू टू लेयर 1। ऑब्वियसली ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं। यस और नो स्टूडेंट, आपको ये कहानी समझ आई? रिस्पॉन्स करना है। यस सर।
तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेज हमेशा पेयर में लग रही है। तो यहाँ पर भी यही हाल है, ये फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है और पेयर में लगेंगी, वो सब ठीक है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा था कि फ्लूइड फ्रिक्शन लगता कैसे है। तो बेटा फ्रिक्शन, यहां आप लिखोगे डेफिनेशन, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल ही मानते हैं लेयर्स को, लेयर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है, तो दैट इज वाई इस पूरे डिस्कशन में हम लोग लेयर्स को हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। जो फ्रिक्शन लगती है फ्लूइड लेयर्स के बीच में उसे हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर इज कॉल्ड विस्कस force and it opposes the relative motion between the liquid layers या fluid layers। तो बेटा ये होगी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ विस्कस फोर्स और यू कैन से दैट फ्लूइड फ्रिक्शन। इसे नोट कर लो बच्चों। एक और चीज बेटा, मेरे पास नोट्स नहीं है, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि नोट्स भेज दो, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरे पास नोट्स नहीं है। अब आपको अपने नोट्स ड्यूरिंग द क्लास खुद बनाने हैं, तो अपने नोट्स आपने खुद ही बनाने हैं। अभी मैं क्लास में मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है इन चैप्टर्स के। आपने यहाँ से पढ़ के अपनी बुक रीडिंग करनी है और अपने नोट्स बनाते रहना है, नोटबुक तैयार करनी है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बच्चे? प्लीज आस्क, अगर किसी को कोई नहीं आ रहा कुछ समझ। क्लियर है सभी को? सबको समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? रिस्पॉन्स करो, मैं रब कर रहा हूँ वरना। यस सर। ओके यस सर। Yes, sir. ओके, so this is introduction of fluid friction or you can say that viscous force। अब हेडिंग लगाओ important terms related to viscous force। विस्कस फोर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू विस्कस फोर्स, ये वाली हेडिंग लगाओ। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू विस्कस फोर्स। नाउ सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ फ्लूइड। तो बेटा मान लो कि ये हमारे पास किसी रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, तो दिस इज रिवर बेड, दिस इज रिवर बेड, और इसमें हमारा लिक्विड फ्लो कर ही रहा है रिवर बेड में। ऐसे लिक्विड जो है रिवर बेड में लेयर्स में फ्लो कर रहा है लाइक दिस। और ये जो सबसे टॉप वाली जो लेयर है ये हो गया रिवर सरफेस या वाटर सरफेस, रिवर वाटर सरफेस जो सबसे टॉप वाली लेयर है। तो ऐसे लिक्विड तो फ्लो कर ही रहा है इस डायरेक्शन में, लिक्विड तो फ्लो कर ही रहा है उस डायरेक्शन में। नाउ बेटा लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो करता रहता है। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है
जो डायरेक्टली रिवर बेड के साथ टच हो रही है, जो लैंड है नीचे रिवर के नीचे उसके साथ डायरेक्टली टच हो रही है, सबसे नीचे वाली लेयर, तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट काफी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है विद द रिवर बेड। और रिवर बेड क्या है, ऑब्वियसली रिवर बेड तो एट रेस्ट होगा, रेस्ट पे ही होता है बेटा रिवर बेड, क्योंकि वो तो लैंड है, वो थोड़ी चलेगी, उस रिवर बेड के ऊपर फ्लूइड फ्लो करेगा। अब जो लेयर रिवर बेड के साथ डायरेक्टली टच हो रही है उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, क्योंकि ना आप ऐसे देखो, फील करो रब कितना हो रहा है, वो लेयर रिवर बेड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, कितनी ज्यादा रबिंग हो रही है, तो उसको फ्लो करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता था, सॉलिड फ्रिक्शन अलग तरह की होती थी, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो फ्लूइड की फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है। नाउ जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही ज्यादा जो है फोर्स लगेगी और उतना ही ज्यादा मोशन रिटार्ड होगा। तो बेटा ये जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसकी स्पीड तो आप जीरो लोगे, मतलब ये तो चल ही नहीं रही, जो रिवर के साथ यहाँ पर अटैच हो रही है, इसकी बेटा इसकी वेलोसिटी तो आप जीरो ही ले लो, इसकी वेलोसिटी तो आप जीरो ही ले लो, जो डायरेक्टली वो वाली लेयर जो रिवर बेड के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे धीरे धीरे ये वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे इससे जो अगली लेयर है उस पर फ्रिक्शन थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि उसका कांटेक्ट रिवर बेड के साथ डायरेक्टली नहीं है, इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी ज्यादा है। फिर उससे ऊपर वाला जो लेयर है, इससे जो ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी इससे भी ज्यादा है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते रहोगे वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी अलग अलग लेयर्स की, जैसे जैसे आप सरफेस रिवर बेड से ऊपर आते रहोगे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। और सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ऊपर वाले, यानी जो सरफेस पे है लेयर, उस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है जो सबसे टॉप वाला सरफेस है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इस डायग्राम को वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इस डायग्राम को वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। तो बेटा जैसे कि v0 मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है यहाँ पे, फिर ऐसे ही आगे आगे चलते गए इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, v4 है, तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर हम लोग देखें तो v4 ग्रेटर देन v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1 एंड ग्रेटर देन v0। एक्चुअल में v0 जीरो ही है, जो बिल्कुल टच हो रही है वो जीरो ही लेंगे आप हमेशा। ऑलवेज अज्यूम दैट कि जो रिवर बेड के साथ जो टच हो रही है लेयर उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसे आपने जीरो ही लेना है हमेशा, इट इज ऑलवेज जीरो, इट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ये लेयर फ्लो ही नहीं करेगी। लेकिन इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो फ्लो करेगी, फिर उससे ऊपर वाली लेयर वो भी फ्लो करेगी लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर आते रहेंगे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो इस एक्सिस पर, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप बना लोगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ बेटा दिस डायग्राम, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस डायग्राम indicating, this diagram indicating the different, this diagram indicating the different velocity, indicating the different velocities among the liquid layers, different velocities of liquid layers this diagram indicating the different velocities of liquid layers of a fluid is known as velocity profile, is known as velocity profile of that fluid, is known as velocity profile of that fluid। एग्जाम में नहीं आएगा कि आपको बताएं, बोला जाएगा कि वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, बस आपको ये समझना है, एक तरह की ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें विस्कोसिटी को समझने के लिए जरूरी है।
तो बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ आ गया वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है? अलग अलग लिक्विड की अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये तो हमने बना लिया, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर नोट हो गया तो मैं फिर रब कर दूंगा, आगे चलेंगे, बता देना मुझे। डन सबका? आगे चलें, यहां तक हो गया? यस सर। ओके, यस सर। ना बेटा जो इससे जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये क्या चीज है, आओ इसको समझते हैं। बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट, इस टर्म को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। कैसे, क्या मतलब है? अब मैं लिक्विड नहीं बनाऊंगा, सीधा वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊंगा। मान लो ये रिवर बेड है, यहाँ वाले की तो वेलोसिटी समझो आप जीरो ही मानो, दिस इज जीरो। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ना बेटा इधर हम लोग एक्सेस चूज कर लेते हैं, इस एक्सेस को जेड एक्सेस लेते हैं नॉर्मली, और जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसे एक्स एक्सेस। मतलब मैंने जेड एक्सेस लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मेरी मर्जी है, बट नॉर्मली जो ज्यादातर कंसीडर किया जाता है हाइट को हम लोग जेड एक्सेस पे लेते हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसको जेड एक्सेस मान के चलेंगे, और लिक्विड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसे एक्स एक्सेस ले लेंगे। ये तो हमारी मर्जी है, आप चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं जेड ले रहा हूँ ना बच्चे। अलग अलग वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी v4 है, लाइक दिस। ज्यादा लेयर्स नहीं ले रहे, 3-4 लेयर ले रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटीज हैं ना बेटा। मान लो कि ये जो v2 वेलोसिटी है ये है v, मान लो v2 वेलोसिटी इज इक्वल टू v, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मान लो कि v3 जो वेलोसिटी है उसमें थोड़ी सी ऐड हो जाएगी, v से थोड़ी ज्यादा होगी ये वेलोसिटी v3, क्योंकि ये ज्यादा है। तो मान लो कितने अमाउंट से ज्यादा है, dv अमाउंट से ज्यादा है ये वेलोसिटी। तो हमने मान लिया इस लेयर की वेलोसिटी v है और इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v से थोड़ी ज्यादा है। v से थोड़ी ज्यादा मतलब v में कुछ ऐड कर दिया हमने dv अमाउंट, यानी जो थोड़ा सा एडिशन होगी वेलोसिटी में, तो दैट इज dv। नाउ बेटा मान लो इन दोनों लिक्विड लेयर्स के बीच में, सेकंड और जो थर्ड लेयर है, इन दोनों लिक्विड लेयर्स के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों लेयर लिक्विड के बीच में, उसे हम डिनोट करेंगे dz से। dz यानी कितना हाइट में डिफरेंस आ रहा है, z एक्सिस पे चल रहे हैं उसे हमने dz ले लिया। dz ले लो बच्चे, मान लो, या फिर आप इसको h भी ले सकते हैं सिंपली, कि कितनी हाइट है दोनों लेयर्स के बीच में। तो अब अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालूं दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा v3 माइनस v2 विच इज इक्वल टू dv। चेंज इन वेलोसिटी आएगा v3 माइनस v2 विच इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट है h। इन दोनों लेयर्स के बीच में हाइट का कितना डिफरेंस है, दैट इज h। तो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विच इज v3 माइनस v2, v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट,
चेंज इन हाइट को हम लोग h लिख सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ये तो एक एग्जांपल है जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है कि V3 और V2 लेयर्स के बीच में हाइट का डिफरेंस h है और डिफरेंस कितना आएगा वेलोसिटी का, V3 माइनस V2। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अब लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, तो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, जर्नल जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv। हाँ जी सर हाइट कांस्टेंट रहेगी? नहीं, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग हाइट होती है बच्चे। जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में हाइट h है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में हाइट कम ज्यादा भी हो सकती है, मतलब वो इट इज नॉट कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इन दो लेयर्स के बीच में h है। हाँ, बट अगर इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, मतलब इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो हाइट है वो फिक्स रहेगी, बट वैसे इन दोनों लेयर्स के बीच में हाइट कुछ और है, इनके बीच में कुछ और है, इनके बीच में कुछ और है, तो वो तो चेंज होती रहेगी। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा चेंज इन वेलोसिटी विच इज dv डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट विच इज dz। तो बेटा इस टर्म को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv बाय dz, या समटाइम्स वी कैन आल्सो राइट डेल्टा v बाय डेल्टा z, क्योंकि हमें पता है डी टर्म तब यूज होता है जब बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हो, डेल्टा थोड़ा ठीक ठाक डिफरेंस हो तो डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल, जब हमें एकदम से कोई वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, dv बाई dz हम तब यूज करेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग d यूज करते हैं, और अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब फ्लो जो है लिक्विड का वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, तब वी कैन ऑल्सो यूज डेल्टा। चलो आप तो dv बाई dz करके याद रखो, ठीक है। बाकी ये मैंने एग्जैक्ट बता दिया है कि अगर हमारा फ्लूइड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर एवरेज कैसे निकालें। डेल्टा से तो एवरेज वैल्यू मिलती है, जैसे एवरेज स्पीड मिलती थी हमें, और d से हमें इंस्टेंट वैल्यू मिलती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती थी। तो अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें इंस्टेंट देखना पड़ता है, बहुत छोटा सा चेंज देखेंगे। बट अगर पूरे का पूरा फ्लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो फिर हमारा काम डेल्टा से भी चल जाएगा, डेल्टा v बाय डेल्टा z। तो बेटा दिस टर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या सबको समझ आ गया बच्चों, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? बेटा समझ आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, बताओ। यस सर। ओके, चलो इसको निकाल भी लेते हैं, एक एग्जांपल से निकालते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब लिक्विड फ्लो करता है लेयर्स में, इसका मतलब क्या है, जब लिक्विड फ्लो करता है, हमें पता है लिक्विड लेयर्स में फ्लो करता है, किसी भी दो लेयर्स की वेलोसिटीज का डिफरेंस कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय उन लेयर्स की वेलोसिटीज जो उन लेयर्स के बीच में गैप कितना है, यानी डिफरेंस कितना है, हाइट कितनी है, डिवाइडेड बाय दैट हाइट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली। तो ये टर्म हमें जरूरी थी समझने के लिए, विस्कोसिटी को समझने के लिए ये दो टर्म्स जरूरी हैं, तो हमने दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स कर ली। वेलोसिटी प्रोफाइल तो सिर्फ ये डायग्राम है जो मैं ये बना रहा हूँ कि लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दिस डायग्राम इज वेलोसिटी प्रोफाइल, और कुछ नहीं। नाउ बेटा एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे निकालते हैं, और सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, फाइंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, find velocity gradient for the following diagram। तो डायग्राम में क्या है, आपको एक रिवर बेड गिवन है, आपको एक रिवर बेड गिवन है, और उसके ऊपर जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, ये गिवन है, लिक्विड फ्लो कर रहा है इस रिवर में, इस डायरेक्शन में फ्लो है मान लो,
जो सबसे सरफेस रिवर वाटर सरफेस जो है, रिवर वाटर सरफेस जो सबसे टॉप वाली लेयर है, उसकी स्पीड आपको गिवन है। रिवर वाटर सरफेस जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, और जितनी डेप्थ है रिवर की, वो डेप्थ आपको गिवन है 5 मीटर। रिवर की डेप्थ आपको 5 मीटर गिवन है। आपको इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसका आंसर क्या है? हमें पता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ जो लेयर है, यहाँ जो लेयर है उसकी वेलोसिटी आप जीरो लोगे। यहाँ जो लेयर है उसकी वेलोसिटी आप जीरो लोगे हमेशा। एक v0 इक्वल टू जीरो, ये तो हमेशा ही जीरो लोगे, पूरे के पूरे चैप्टर में यही चलेगा। रिवर बेड में जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी जीरो है। सबसे टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी हमें गिवन है। सबसे टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो इसको 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। 18 से 18 कट गया, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। जो सबसे टॉप वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो नाउ बेटा, और इन दोनों लेयर्स के बीच में गैप आ रहा है 5 मीटर। इन दोनों लेयर्स के बीच में, एक तो ये जो जीरो है, एक सबसे टॉप लेयर विच इज 5, और इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है दैट इज 5 मीटर। तो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट आप समझ गए होंगे अब तक। इस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ नहीं गिवन तो हम इसे यूनिफॉर्म मानेंगे, कुछ नहीं गिवन है तो इट इज यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v डिवाइडेड बाय चेंज इन हाइट दैट इज डेल्टा z। इसे हम z एक्सिस मान के चलते हैं हमेशा। लेट्स से दिस इज z एक्सिस। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, तो बेटा वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 5 माइनस जीरो, उसकी वेलोसिटी 5, इसकी जीरो, चेंज आ गया इतना। डिफरेंस कितना दोनों लेयर्स के बीच में? 5। तो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट आंसर आएगा 1, और इसकी यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स। ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट की सेकंड इनवर्स। ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है, ये आएगी मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय डेल्टा z, ये है मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा तो 1/सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स आएगी वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट। यस बच्चों, समझ आ गया? वेरी इजी। Yes, sir. ठीक है, so this is how we can find out velocity gradient। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपको दो लेयर्स गिवन है उन दोनों लेयर्स के बीच की वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालना है, और उसको उन दोनों लेयर्स के बीच में गैप कितना है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। चलो दैट्स ओके। अब जब हमें दोनों टर्म्स क्लियर हैं तो अब हम लोग चलते हैं अपनी विस्कस फोर्स पर। उसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। खुशी मनाओ, कोई डेरिवेशन नहीं है इस फॉर्मूला में, क्योंकि ये सारा डाटा एक्सपेरिमेंटल आता है, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला ही है इसमें। तो बेटा अब हम लोग निकालेंगे विस्कस फोर्स। फाइनली हम लोग विस्कस फोर्स पे पहुंच ही गए। डेफिनेशन हम लोग शुरू में ही लिख चुके हैं। विस्कस फोर्स अमंग टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। विस्कस फोर्स अमंग टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितनी है दो लेयर्स के बीच में। तो बना लेते हैं एक, अपने को तो पता ही है, ये हमने रिवर बेड बनाना है। दिस इज रिवर बेड। एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ वाले की वेलोसिटी v0 जीरो ले लेंगे, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मान लो बच्चे इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी होगी v प्लस dv, चेंज हो गया dv अमाउंट से। जो दोनों के बीच में जो गैप है, मान लो दैट गैप इज dz।
तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा dv बाई dz, ये आपको समझ आ जाएगा। ना बेटा जो विस्कस फोर्स है इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ विस्कस से, एफ विस्कस दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब क्योंकि ये फ्रिक्शन है तो इसे आप स्मॉल एफ से डिनोट कर लो, वो भी चलेगा, स्मॉल एफ विस्कस, ताकि समझ में आ जाए कि ये फ्रिक्शन है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। ना बेटा जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बेटा जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी। ये एक तो ये है, इट इज फाउंड दैट, यहां लिख लेना, इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली होता है ये, इट इज फाउंड दैट नंबर 1 viscous force is directly proportional to velocity gradient, and number 2 viscous force is directly proportional to area of contact। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी। और यही रीजन है कि जो सबसे नीचे वाली जो लेयर थी जिसका रिवर बेड के साथ कांटेक्ट था, उसका तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा था और इसीलिए उस पर फ्रिक्शन फोर्स इतनी ज्यादा लगी कि वो लेयर चल ही नहीं रही है, इट इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। जैसे ही हम कंबाइन करेंगे तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो आ रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे हम बोलेंगे dv बाई dz, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, तो मल्टीप्लाई बाई एरिया। नाउ बेटा जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट नेगेटिव आएगा, माइनस ईटा। इसको हम लोग सिंबल को नाम देते हैं, साइड में लिख लेना, रीड एज ईटा, इसे ईटा बोलते हैं। ये वो कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आया, इसको ईटा बोलते हैं, एन जैसा सिंबल होता है। ईटा इंटू dv बाई dz इंटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि नेगेटिव बिकॉज फोर्स इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, नेगेटिव बिकॉज फोर्स इन फ्रिक्शन विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, विच अपोजेस रिलेटिव मोशन, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ना बेटा पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा। तो इसलिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मॉड ऑफ विस्कस फोर्स, मॉड में लेंगे हम लोग वैल्यू, यानी ये नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये आएगा ईटा इंटू dv बाई dz इंटू एरिया। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। यस स्टूडेंट्स, अच्छा ये रिफ्लेक्शन आ रही है, इसको मैं हटा देता हूं। यस स्टूडेंट्स चेक करो, समझ आ गई सारी कहानी? माय डियर स्टूडेंट समझ आ गई? सर यस सर। सर ये समझ नहीं आया सर, ये नेगेटिव चला गया कहाँ? अच्छा मैथ्स में ना हम लोग मॉड ले लेते हैं, नेगेटिव हम लोग, अगर हम लोग मॉड ले लें किसी चीज का तो फिर हर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। मतलब लाइक मॉड ऑफ -3 इट इज 3, मॉड ऑफ -7 इट इज 7, तो नेगेटिव हट जाता है अगर हम मॉड ले लें। तो हम लोग जब भी फोर्स निकालेंगे, नेगेटिव इसलिए आ रहा है, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब वैल्यू से नहीं होता बच्चे, फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसका फिजिकल मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, as it is opposing the relative motion, as it is opposing the relative motion, मतलब जो dv by dz की वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी कम होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो उस डिक्रीज को इंडिकेट करने के लिए नेगेटिव लगाया जाता है। बट न्यूमेरिकल्स में जब हम इसे यूज करेंगे तो हम इसे विदाउट नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि हमें मतलब तो पता ही है ना। तो
ठीक है बच्चे? यस सर। तो न्यूमेरिकल्स में हम इसमें नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए मैंने मॉड ले लिया वहां पे कि हम ले रहे हैं मॉड, ये जो 2 डंडे लगाए हैं इट मींस मॉड। चलो सबको समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट? इसे मैं रब कर दूं? चलो मैं रब कर रहा हूं फिर। तो बेटा ये था विस्कस फोर्स का एक ही फॉर्मूला। यार सॉलिड फ्रिक्शन में तो इतनी प्रॉब्लम थी, सॉलिड फ्रिक्शन में तो कितने सारे फॉर्मूला थे। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अलग फॉर्मूला, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अलग फॉर्मूला, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन में भी सोचना पड़ता था क्योंकि वो वेरिएबल टाइप की फ्रिक्शन थी कि मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला है लेकिन बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ एक ही फॉर्मूला है, वो है ये, इसी को लगाना है, इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये तो बहुत आसान है एज कंपेयर टू सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई मेरी बातें? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब यहां पर जो ईटा है इसको क्या बोलेंगे? हमने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आ गया ईटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसके आगे, इस फॉर्मूला के आगे, हेयर ईटा इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किस चीज पे ये डिपेंड करता है ये भी देख लो। इट डिपेंड्स ऑन, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, एक तो ये उसी लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लिक्विड है जिसकी फ्रिक्शन चेक हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विड। एंड नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का वैसे हमारे पास है नहीं हमारे सिलेबस में ज़्यादा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर बच्चे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। 2 एरो मैंने इसलिए लगाए क्योंकि ज़्यादा डिक्रीज होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता है, काफ़ी ज़्यादा, यू कैन से दैट अब्रप्ट चेंज आता है, डिक्रीज आता है। हालांकि हमने ये पढ़ना नहीं है, पर फिर भी मैंने वैसे ही डिस्कशन में बता दिया कि एक फैक्टर और है टेम्परेचर जिस पे ये डिपेंड करता है। बाकी हमारे लिए फिलहाल के लिए हम बोलेंगे कि सिर्फ लिक्विड, यानी कि अगर हमारे पास वाटर है, फिर दूसरा लिक्विड हमारे पास हनी है, फिर तीसरा लिक्विड हमारे पास ग्लिसरीन है, चौथा लिक्विड हमारे पास मरकरी है, तो अलग अलग लिक्विड्स में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो अलग अलग होगी क्योंकि ये लिक्विड पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होती जाएगी। फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकली आप इसको कैसे समझोगे? तो फिजिकल मीनिंग में आप लिखोगे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ईटा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ईटा, जितनी ज्यादा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन, ग्रेटर विल बी द विस्कस फोर्स। तो बेटा विस्कस फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी द विस्कस फोर्स। ये इसका मेन मतलब है। मतलब जिस लिक्विड का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब उस लिक्विड में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी, ये मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यहां तक समझ गए बच्चों? से यस और नो? यस यस सर। चलो अब हम लोग यहाँ से इसको मैं रब कर दूं, सबने लिख लिया? मुझे जल्दी बताओ क्योंकि टाइम हो गया, बस ये बताओ रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. बस एक जरा सी चीज रह गई है। अब बेटा हम लोग हेडिंग लगाएंगे एसआई यूनिट। ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था हमें फर्स्ट चैप्टर में कि सर क्या डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैसे पता चले। तब नहीं आता था डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाता था विस्कोसिटी विस्कोसिटी। आज आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा अगर हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ ईटा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट। तो बेटा जो ईटा होता है
अगर हम उसको फॉर्मूला से निकालें तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा इंटू डी बी बाई डी जेड इंटू एरिया। तो यहाँ से अगर हम ईटा निकालें तो ईटा की वैल्यू आएगी विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय डी बी बाई डी जेड इंटू एरिया। एसआई यूनिट निकालनी है इसकी, तो बेटा फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय डीबी बाई डी जेड की वैल्यू होती है सेकंड इनवर्स एस माइनस वेलोसिटी ग्रेडियंट की ये यूनिट होती है, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ईटा की ये होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एसआई यूनिट से ज्यादा जो यूनिट यूज होती है दैट इज सीजीएस यूनिट। न्यूमेरिकल्स में भी हमें वैल्यू सीजीएस में दी गई होगी। तो बेटा न्यूटन की जगह सीजीएस में आता है डाइन, सेकंड की जगह सेकेंडी, और मीटर की जगह आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस यूनिट है। इसको एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड पॉइज, इसको पॉइज कहते हैं। तो सीजीएस यूनिट है पॉइज। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में एक कनेक्शन है, ये आपको याद रखना है। 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर आपको सीजीएस से एसआई यूनिट में जाना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में जाना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगी सीजीएस यूनिट पॉइज। ना बेटा इसको अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, न्यूटन यानी फोर्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, सेकंड यानी टाइम है, डायमेंशनल फॉर्मूला t डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ है, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करके एक एल से एक एल कट जाएगा, तो बचेगा l-1 -2 + 1 से t-1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ईटा का। तो बच्चे ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी अब आपको समझ में आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा इज इक्वल टू ml-1 t-1। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना सबको? कोई डाउट?